मैदान एवं पर्वत तल के बीच उठे समतल भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो मैदान एवं पर्वत तल के बीच जो एक समतलीय उठा हुआ भाग होता है उसे कहते हैं अंतः पर्वतीय पठार, पर्वत पादीय पठार, महाद्वीपीय पठार, तटीय पठार। इसका सही उत्तर होता है पर्वत पादीय पठार। पर्वतों के आधार तल पर अवस्थित पठारों को गिरिपद पठार कहा जाता है या पर्वतपदीय पठार कहा जाता है। ये एक तरफ से ऊंचे पर्वतों से घिरे होते हैं तथा दूसरी ओर ये मैदानों में या जाकर के समुद्री क्षेत्रों में सट जाते हैं, और यही जो इलाका होता है इसी को हम लोग पर्वत पादीय पठार के नाम से जानते हैं। यह एक प्रकार से टेबल नुमा भाग हो जाता है जो अपने आसपास के मैदानी क्षेत्रों की तुलना में ऊंचा होते हैं और ऊपर में समतल होते हैं। ऐसे क्षेत्रों को हम लोग पठार के रूप में जानते हैं, और जो पर्वत से नीचे उतरते क्षेत्र में अगर इस तरह की आकृति होती है तो उसको पर्वत पादीय पठार कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया गया था? ऑप्शन है 24वां संविधान संशोधन, 31वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन। इसका सही उत्तर है 31वां संविधान संशोधन। 31वें संविधान संशोधन 1973 द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ा करके 545 कर दी गई थी। वर्तमान में अधिकतम सीटों की संख्या 552 कर दी गई है, जिसमें से अभी 545 सीटों पर चयन होता है। आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। किस अनुच्छेद के तहत राज्य पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने का प्रयास करता है? अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49। इसका सही उत्तर है आर्टिकल 47। वास्तव में नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत प्रदत्त आर्टिकल 47 अपने आप में काफ़ी विस्तृत आर्टिकल है। इसके तहत राज्य अपने लोगों को पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने करने के लिए लोक स्वास्थ्य के सुधार अपने प्राथमिक कर्तव्यों के स्तर में मानता है। इसके अलावा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाता है। तो आर्टिकल 47 मद्य निषेध के साथ साथ जो है कई चीज़ों को लेकर के रखा गया है, जिसमें पोषण के स्तर को ऊंचा उठाना और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाना जो है इसके प्रमुख अंग है। आते हैं चौथा प्रश्न है, लिटमस किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन है हल्दी से, सिनकोना की छाल से, शैवाल या लाइकेन से, मशरूम से। इसका सही उत्तर है शैवाल या लाइकेन से। लिटमस पत्र जो होते हैं, ये लिटमस जो होता है वो जल में घुलनशील विभिन्न रजकों का मिश्रण होता है जो थैलेफाइट समूह के लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है। प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है और इसका प्रयोग अम्ल क्षारक सूचक में भी किया जाता है। तो एसिड बेस डिटेक्शन में जो है इसका उपयोग किया जाता है, और ये आप पढ़ते हैं कि लाल रंग का या ब्लू रंग का जो है लिटमस पेपर हो जाता है। तो ये लिटमस पेपर वास्तव में क्या होते हैं? तो शैवाल या लाइकेन से प्राप्त होते हैं। पांचवा प्रश्न है, आवर्त सारणी के किस उपवर्ग को हैलोजन वर्ग कहा जाता है? तो पीरियोडिक टेबल के अंतर्गत हैलोजन ग्रुप कौन सा होता है? ऑप्शन है 6A, 7A, 7B, 8A। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 7A। आवर्त सारणी के 7A उपवर्ग को हैलोजन उपवर्ग कहा जाता है। इनमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाइन आदि होते हैं, यानी यही प्रमुख है। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये ग्रुप 7 का जो है हैलोजन ग्रुप, इसी को कहा जाता है, और ये ब्लू कलर से आपको इसको इंडिकेट किया गया है। आते हैं छठे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित नेताओं में से कौन दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा से संबंधित है? तो किसने दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा को प्रेरित किया था या उसे अपनाने की सलाह दी थी? ऑप्शन है JB कृपलानी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, विनोबा भावे। इसका सही उत्तर जो है वो है जयप्रकाश नारायण। आपको पता होगा कि जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने JP आंदोलन एक शुरू किया था जो इनके नाम से ही प्रसिद्ध हुआ था। इस आंदोलन के तहत उन्होंने दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा को अपनाने के रूप में जो है विशेष रूप से टिप्पणी की थी, और इन्होंने यही कहा था कि भारत में लोकतंत्र की इस अवधारणा में दल रहित लोकतंत्र को अपनाना ज़्यादा श्रेयस्कर होगा। सातवां प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? ऑप्शन है लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्पना के द्वारा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्पना के द्वारा, संसदीय कार्य मंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा।
तो इसका सही उत्तर जो है लोकसभा के तत्कालीन यानी जो कुल सीटें होती हैं उन सीटों के बहुमत से यदि पारित किया जाता है संकल्पना तो उसके बाद लोकसभा सदस्य के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। जब लोकसभा को हटाने संबंधी संकल्पना यदि लाई जाती है सदन में तो इसके लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी होता है। 8वां प्रश्न है, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो ऑप्शन है कांगो, लोमामी, जाम्बेजी, लिम्पोपो। इसका सही उत्तर जो है वो कई बार आपने पढ़ा होगा, लिम्पोपो नदी जो है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। हालांकि जो विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा, उसको 2 बार जो है वो कांगो नदी काटती है। तो ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो मकर रेखा का प्रश्न भी याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। 9वां प्रश्न है, पश्चिमी घाट की निम्नांकित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम में सजाएं। जब आप साउथ इंडिया की ओर देखते हैं तो साउथ इंडिया में बढ़ते क्रम में कुछ पहाड़ियां आपको मिल जाएंगी। इन्हीं पहाड़ियों को सही क्रम में उत्तर से दक्षिण की ओर अरेंज करना है। इसका सही उत्तर है, सबसे पहले जो आती है वो नीलगिरी की पहाड़ी जो है वो आपको देखने को मिलती है। इस नीलगिरी की पहाड़ी के बाद फिर उसके बाद जो है अन्नामलाई की पहाड़ी और फिर इलायची की पहाड़ियाँ, इस तरह से क्रम में ये नीचे की ओर बढ़ते क्रम में सही क्रम इसका यही है। 10वां प्रश्न है, तेल नदी किसकी सहायक नदी है? ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है गोदावरी, कावेरी, महानदी, यमुना। इसका सही उत्तर है महानदी। महानदी की सहायक नदियां जो है उसमें तेल निवड़ जो है वो शामिल है। इसके अलावा शिवनाथ, मांड, ईब, जोंक आदि जो है ये भी महानदी की सहायक नदियां हैं। और महानदी के विषय में आप जानते ही होंगे, ये काफ़ी प्रसिद्ध नदियों में से एक है। 11वां प्रश्न है, गुलाबी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? ऑप्शन है प्याज, झींगा, औषधि, टमाटर। तो इसका ऑप्शन है केवल 1, 2 और 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 और 4। इसका सही उत्तर जो है वो है 1, 2, 3। इसका सही उत्तर 1, 2, 3 क्यों है? क्योंकि वास्तव में ये झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित था, लेकिन साथ में प्याज और औषधि के उत्पादन भी इसमें सम्मिलित है। तो पिंक रिवॉल्यूशन या जो गुलाबी क्रांति है वो तीनों उत्पादन से संबंधित है। यदि अगर आपको सिंगल ऑप्शन दिखेगा ये तो ये भी सही उत्तर होगा। लेकिन अगर आप टमाटर की बात करेंगे तो टमाटर यहाँ देख सकते हैं आप, रेड रिवॉल्यूशन का पार्ट होता है, ना कि पिंक रिवॉल्यूशन का। 12वां प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसे सौंपता है? लोकसभा अध्यक्ष को, लोकलेखा समिति को, राष्ट्रपति को, प्राक्कलन समिति को। इसका सही उत्तर जो है वो राष्ट्रपति को है। आपको पता भी होगा कि कैग द्वारा जो रिपोर्ट अपना बनाया जाता है वो राष्ट्रपति को दिया जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा उसे संसद के पटल पर रखा जाता है। फिर संसद द्वारा उसे लोक लेखा समिति को सुपुर्द किया जाता है और लोक लेखा समिति जब कैग की रिपोर्ट का अध्ययन करती है तो उसके अध्ययन के बाद उसे पुनः संसद में प्रस्तुत करती है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, कैग से जाता है राष्ट्रपति जी के पास, इनके पास से पहुंचता है संसद, संसद से फिर ये चला जाता है लोक लेखा समिति के पास और फिर लोक लेखा समिति से वापस पहुंच जाता है संसद। तो इस तरीके से ये एक चेन काम करता है। 13वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे। उपरोक्त उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? ऑप्शन है 53, 54, 74, 75। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 75। आर्टिकल 75 में ये वर्णित किया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे करेंगे। आते हैं 14वें प्रश्न की ओर। निष्क्रिय नाइट्रोजन और आर्गन गैसों का उपयोग आमतौर पर बिजली के बल्बों में किया जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपने कई बार पढ़ा होगा कि बिजली के बल्बों में कौन सा गैस उपयोग किया जाता है। तो निष्क्रिय गैस या कलरफुल बल्बों में आर्गन गैस का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है आइए ऑप्शन में जानते हैं। उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने के लिए, प्रकाश तंतु के जीवन काल को बढ़ाने के लिए, उत्सर्जित प्रकाश को रंगीन बनाने के लिए, बल्ब का उत्पादन किफायती बनाने के लिए। इसका सही उत्तर ये है कि मूल रूप से जो ये नाइट्रोजन या निष्क्रिय गैसों का उपयोग किया जाता है, इसका सही उत्तर ये है कि प्रकाश के तंतु जो फिलामेंट्स होते हैं, जो आप पढ़े हैं टंगस्टन के बने होते हैं, ये विभिन्न गैसों के साथ जब इसे बल्ब को जलाया जाता है तो अभिक्रिया कर ये टंगस्टन के जो फिलामेंट है बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं, जिससे बल्ब की लाइफ जो है वो बहुत कम होती है।
तो ऐसे में ऐसे गैस का उपयोग किया जाता है जो अभिक्रिया न करे और इससे कितनी भी ऊर्जा उत्सर्जित करने के बाद भी जो ये फिलामेंट होते हैं इनका जो जीवन है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। तो प्रकाश तंतु के जीवन काल को बढ़ाने के उद्देश्य से ही निष्क्रिय गैसों का उपयोग किया जाता है। 15वां प्रश्न है, एक मोबाइल फोन चार्जर कैसे काम करता है या क्या होता है? ऑप्शन है, एक इन्वर्टर, एक यूपीएस, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो आइए समझते हैं एक मोबाइल फोन चार्जर क्या होता है। ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। आइए समझते हैं इसको। वास्तव में एक मोबाइल फोन चार्जर जो होता है ये उच्च वोल्टेज को कम वोल्टेज में परिवर्तित करके मोबाइल को चार्ज करने का काम करता है। अगर आप इलेक्ट्रिक वायर को देखेंगे तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा धारा प्रवाहित होते रहता है और वोल्ट जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। यहाँ पर अगर किसी को करंट लगता है तो काफ़ी ज़्यादा लगता है, जबकि ये जो चार्जर होता है ये चार्जर क्या करता है, इस वोल्टेज की मात्रा को काफ़ी कम करके फिर मोबाइल के पास भेजता है। इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि इस चार्जर के थ्रू लगने वाला करंट जो होता है वो काफ़ी कम होता है, क्योंकि ये एक प्रकार का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज को कम करके मोबाइल को चार्ज करने के लिए उपयोगी बनाता है। आते हैं 16वें प्रश्न की ओर। वस्तु की मात्रा बदलने पर निम्न में से क्या अपरिवर्तित रहता है? ऑप्शन है, भार, घनत्व, आयतन, द्रव्यमान। इसका सही उत्तर है घनत्व। यदि वस्तु की ये उसी मात्रा को यानी चेंज कर दिया जाए, उसी क्वालिटी को चेंज किया जाए तो सब कुछ बदल जाएगा, भार, आयतन, द्रव्यमान, लेकिन घनत्व जो है वह वही रहेगा। उदाहरण के लिए आप इजीली समझ सकते हैं कि अगर आप किसी 1 केजी चीनी को लेते हैं और चीनी को आप छोड़ दीजिए, पानी को लीजिए, पानी अगर आप लेते हैं तो पानी में अगर 1 लीटर आप पानी लिए और 5 लीटर पानी लिए तो डेंसिटी वही रहेगा और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो बदल जाएंगी। 17वें प्रश्न में आते हैं। हाल के समय में वन्य जीवों की आबादी में भारी गिरावट देखी गई है। इसके लिए किसे जिम्मेदार कारक माना जा सकता है? ऑप्शन है, वनों की कटाई, आवास की हानि, जलवायु परिवर्तन, पशुओं का अवैध शिकार। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? ऑप्शन केवल 1 2 3, केवल 1 2, केवल 1 2 3, 1 2 3 4। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1 2 3 4, क्योंकि वनों की कटाई भी हो रही है और वनों की कटाई से जो जंगली जीव जंतु है उसके आवास खत्म हो रहे हैं। जलवायु परिवर्तन से भी कई तरह के परिवर्तन हो रहे हैं जिससे कई जीवों के जीवन संकट में आ गए हैं, वो सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, अनुकूलन के सिद्धांत को अपना नहीं पा रहे हैं और पशुओं का जो अवैध शिकार हो रहा है वह भी भारी गिरावट का कारण बनते जा रहे हैं वन्य जीवों के लिए। तो इसका सही उत्तर जो है वो 1 2 3 4 सभी है। 18वां प्रश्न है, रियांग ब्रू जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन है, त्रिपुरा, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है त्रिपुरा। रियांग जनजाति एवं शरणार्थी हाल के समय में चर्चा में है। यह जनजाति जो है वो त्रिपुरा और मिजोरम के क्षेत्रों में मूल रूप से पाए जाते हैं। ऑप्शन के अनुसार जो इसका सही उत्तर है वो त्रिपुरा है। 19वां प्रश्न है, गुप्त वंश का प्रमाण किस पौराणिक ग्रंथ से प्राप्त होता है? ऑप्शन है, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण। तो गुप्त वंश के दौरान ही विभिन्न पुराणों का संकलन जो है लास्ट में किया गया था और गुप्त वंश के संबंध में जो जानकारी किस पुराण से मिलती है तो वायु पुराण से जो है वो गुप्त वंश के संबंध में जानकारी मिलती है। इसके अलावा आप याद कर सकते हैं कि आंध्र सातवाहन वंश के संबंध में जानकारी मत्स्य पुराण से तथा मौर्य वंश के संबंध में जानकारी विष्णु पुराण से मिलती है। 20वां प्रश्न है, सैंधव सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसका बंदरगाह स्थल कौन था? ऑप्शन है, कालीबंगा, रोपर, लोथल, हड़प्पा। तो इसका सही उत्तर जो है वो लोथल है। लोथल एक प्रमुख बंदरगाह था। इसके अलावा सुरकोटदा बंदरगाह भी था। यह हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। यह प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है जो मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, जो आज तक उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी और उत्तर भारत में फैला था। लेकिन अगर बात करें लोथल की तो ये भारत के वर्तमान गुजरात क्षेत्र में स्थित है। 21वां प्रश्न है, हाटक निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो आपको पता है कि 16 महाजनपद थे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय, और उस समय जो हाटक थी वो राजधानी थी कंबोज की। कंबोज जो क्षेत्र था वो वास्तव में भारत के बाहर अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो वर्तमान क्षेत्र है उसी सीमा क्षेत्र में कंबोज थी और इसकी जो राजधानी थी वो राजपुर तथा
या हाटक के नाम से जानी जाती थी और ये गांधार का पड़ोसी राज्य था। गांधार और कंबोज दो ही ऐसे महाजनपद थे जो वर्तमान में भारतीय सीमा क्षेत्र से बाहर स्थित हैं। 22वां प्रश्न है, सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी। तो इसका सही उत्तर जो है वो है दयानंद सरस्वती। स्वराज शब्द क्या होता है आइए समझते हैं। सबसे पहले स्वराज का शाब्दिक अर्थ है स्वशासन यानी अपना राज्य, सेल्फ गवर्नेंस। दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया। इसके बाद इस शब्द का प्रयोग गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है 1905 ईस्वी में किया गया। फिर कांग्रेस द्वारा इसे 1906 में अपने अधिवेशन में इसकी मांग रखते हुए इसका प्रयोग किया गया और उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। और बाद में जो है स्वराज हमारा जनसिद्ध अधिकार है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रस्तुत किया गया। 23वां प्रश्न है, नरबली प्रथा समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। तो नरबली प्रथा जो है ये इसको समाप्त करने का श्रेय जो है वो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम को जाता है। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने नरबली प्रथा को समाप्त किया था। इसके लिए उन्होंने अपने एक अधिकारी कैम्बेल को विशेष रूप से नियुक्त किया था और ये खोंड जनजाति थे, उनमें विशेष रूप से प्रचलित थे और जनजातियों में नरबली प्रथा जो है वो काफ़ी समय से चली आ रही थी, जिसे लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के प्रयासों के वनस्पत समाप्त किया गया। 24वां प्रश्न है, दीवान ए मुस्त खराज विभाग की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भू राजस्व व्यवस्था में सुधार हेतु दीवान ए मुस्त खराज विभाग की स्थापना की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है अपने आप को सिकंदर ए सानी यानी द्वितीय सिकंदर भी कहा था और उसकी बाजार व्यवस्था जो थी वो ज़्यादा प्रचलित थी। 25वां प्रश्न है, शासन जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए। दिल्ली की सल्तनत व्यवस्था में इस सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? तो आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत के ज़्यादातर शासक जो थे वो क्रूर थे, लेकिन किस शासक ने यह कहा था कि शासन जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, जलालुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही उत्तर है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश के संस्थापक थे और इसने ही ये सहिष्णु विचार रखा था। ये विचार इसलिए रखा था क्योंकि इनसे पहले जो बलबन शासक कर रहा था दास वंश का, वो काफ़ी ज़्यादा कठोर नीति के तहत उसने शासन किया था। तो इन्होंने इस सहिष्णुता का परिचय देने के लिए, जनता को अपने साथ समर्थन में लेने के लिए इस विचारों के साथ जो है शासन स्थापित की, लेकिन बाद में उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उनकी हत्या कर सत्ता को हथिया लिया गया था। 26वां प्रश्न है, सूची 1 एवं सूची 2 को मिलान कीजिए। पहली सूची में जो है विभिन्न गैसों के नाम दिए गए हैं तथा दूसरी सूची में उन गैसों में पाए जाने वाले विभिन्न जो है गैसों का नाम दिया गया है। तो आइए समझते हैं इसको। वाटर गैस जो है इसमें स्पेशली कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन पाए जाते हैं। नेचुरल गैस में मीथेन एवं इथेन का प्रयोग होता है। सीएनजी जो है वो मूल रूप से मीथेन, जबकि एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो इस तरह से आप आसानी से इसका मिलान कर सकते हैं। 27वां प्रश्न, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। ऑप्शन है लोहा, कैल्शियम, ऑक्सीजन, फास्फोरस। इसका सही उत्तर जो है वो है ऑक्सीजन। मानव शरीर में मुख्य रूप से पाए जाने वाले तत्व निम्नलिखित है। ऑक्सीजन जो लगभग 65 से 70% तक होते हैं, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 1.4 और फास्फोरस 1.1। ये एक औसत अनुमानित है और ये लगभग इसी मात्रा में शरीर में विभिन्न चीजें पाई जाती हैं। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग से लाइसोसोम बनता है? तो आपको पता है कि सेल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लाइसोसोम। तो ऑप्शन है केंद्रक, अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी काय, राइबोसोम। तो लाइसोसोम जो बनता है वो गोल्जी काय से बनता है। तो इसका सही उत्तर जो है वो गोल्जी काय है। लाइसोसोम की उत्पत्ति जो है वो गोल्जी काय अथवा अंतर्द्रव्य जालिका से होती है। क्रिश्चियन डी जो डूबे थे उन्होंने इसे सबसे पहले जो है 1955 में जो है इसकी खोज की थी। और आपको पता है कि लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थाली भी कहा जाता है। 29वां प्रश्न, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पे घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य माना जाएगा। ऑप्शन है शून्य, निर्धारित नहीं किया जा सकता है, सकारात्मक है, ऋणात्मक है।
तो वास्तव में अगर किसी सर्कुलर पथ पे यानी गोल वृत्ताकार पथ पे किसी वस्तु को लगातार घुमाया जाता है तो इस पर किया गया कार्य जो है वो शून्य माना जाता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह रखा जाता है तो इसको हम लोग जो डिस्टेंस हो रहा है इसे विस्थापन कहते हैं। और जब हम किसी वृत्ताकार पथ पर किसी वस्तु को लगातार घुमाते हैं तो इसमें विस्थापन जो होता है वो जीरो हो जाता है। तो विस्थापन जीरो होने के कारण हम लोग यह मानते हैं कि उस पर कोई कार्य नहीं हुआ है और उस कार्य को शून्य माना जाता है। तीसरा प्रश्न है, जब लघु पथ की दशा घटित होती है परिपथ में धारा क्या होती है? ऑप्शन है शून्य हो जाती है, स्थिर बनी रहती है, पर्याप्त रूप से बढ़ती है, यादृच्छिक रूप से परिवर्तित होती रहती है। तो जब लघु पथ की दिशा घटित होती है तो इसका नतीजा ये होता है कि पर्याप्त रूप से जो है धारा बढ़ जाती है। इसके अलावा शॉर्ट सर्किट की दिशा में परिपथ में धारा बहुत बढ़ जाती है जिसके कारण जो है शॉर्ट सर्किट होता है और आग लगने की घटना हो जाती है। नॉर्मल कंडीशन में ये क्या होता है, पर्याप्त रूप से ये धारा जो है बढ़ जाती है। 31वां प्रश्न है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है एस्कॉर्बिक एसिड, राइबोफ्लोविन, रेटिनॉल, थायमीन। इसका सही उत्तर होता है राइबोफ्लेविन। तो आप थोड़े से विटामिन के नाम निश्चित रूप से याद रखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं विटामिन B2 का नाम दिया गया है। राइबोफ्लाविन जो है वो विटामिन B2 को कहा जाता है। इसके अलावा एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो विटामिन C को कहा जाता है। रेटिनॉल की बात करें तो ये विटामिन A को कहा जाता है और थायमीन की बात करें तो विटामिन B1 को जो है वो थायमीन कहा जाता है। आते हैं 32वें प्रश्न की ओर। वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है लोहा, मैग्नीशियम, तांबा, क्रोमियम। तो इसका सही उत्तर जो है वो है तांबा। तांबा जो है वो रक्त में नहीं पाया जाता है और मुख्य रूप से लोहा जो है रक्त का विशेष पार्ट होता है, मैग्नीशियम भी होता है, क्रोमियम भी पाए जाते हैं, लेकिन तांबा जो है वो रक्त में नहीं पाया जाता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड तो सबसे ज़्यादा प्लाज्मा, फिर उसके बाद प्लेटलेट्स पाए जाते हैं और उसके बाद रेड ब्लड सेल जो है वो मुख्य रूप से होते हैं। प्लेटलेट्स जो है वो सबसे कम मात्रा में होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स कम मात्रा में होते हैं जबकि प्लाज्मा और रेड ब्लड सेल्स जो है वो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील सिद्धांत का तत्व नहीं था? आपको पता है चाइना और इंडिया के बीच पंचशील सिद्धांत 1954 में आया था, तो उसमें से कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, क्षेत्रीय अखंडता के लिए पारस्परिक सम्मान, नाभिकीय निवारण यानी परमाणु प्रतिरोध, आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप। तो इसका सही उत्तर है नाभिकीय निवारण यानी परमाणु से संबंधित समझौता इसमें शामिल नहीं था। चीन और भारत के बीच जो है ये दिल्ली में 19 अप्रैल 1954 को एक समझौता हुआ था जिसे पंचशील समझौता कहा जाता है। इसमें 5 प्रमुख सिद्धांत दिए गए थे। एक दूसरे क्षेत्रों की अखंडता और संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना, दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, परस्पर सहयोग एवं लाभ को बढ़ावा देना, अशांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पालन करना। लेकिन 1962 में इस पंचशील का उल्लंघन जो है वो चाइना के द्वारा किया गया था। 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एवं राज्य सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है कूनो मध्य प्रदेश, नाकरेक रीज मेघालय, हेमिस जम्मू कश्मीर, मरीन गुजरात। इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में हेमिस दिया गया है। तो पहले जम्मू कश्मीर जब राज्य था तो उसके हिसाब से ये सही था, लेकिन वर्तमान में ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो हेमिस जो है वो वास्तव में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र के अंदर का हिस्सा बन गया है। भारत में बात करें तो कुल 105 नेशनल पार्क है जिसमें सबसे लास्ट जो 105वां बनाया गया है वो कूनो मध्य प्रदेश को चुना गया है। आते हैं 35वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है? ऑप्शन है सरसों, ज्वार, धान, सोयाबीन। तो खरीफ फसलों में शामिल नहीं है वो है सरसों। सरसों चूंकि रबी फसल का पार्ट होता है, जो ठंडे के दिनों में जो फसलें होती हैं वो मुख्य रूप से रबी फसल में आते हैं और गर्मी वाले फसलें जो हैं वो मुख्य रूप से खरीफ में आते हैं, जैसे चावल, सेरगम, मोती बाजरा, मक्का, कपास, गन्ना, सोयाबीन, मूंगफली आदि खरीफ फसलें हैं। जबकि रबी फसलों में गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू आदि रबी फसल के पार्ट होते हैं। निम्नलिखित में से किसके राज दरबार में मेगास्थनीज ने एक राजदूत के रूप में सेवा की थी? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त और हर्षवर्धन। तो आपको पता है कि मेगास्थनीज जो है वो किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कैसे आया था?
तो सेल्यूकस निकेटर भारत में जब अपना राज्य विस्तार करना चाहता था तो उस दौरान 305 ईस्वी में भारत में सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध के पश्चात एक संधि हुई और संधि के तहत जो है मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और उसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। 37वां प्रश्न है, किताब उल यामिनी किसकी रचना है? ऑप्शन है अल बरूनी, फिरदौसी, उतबी, अमीर खुसरो। तो किताब उल यामिनी जो रचना है ये वास्तव में उतबी की रचना है। तो यहाँ पे आप उत्तर याद रखेंगे, किताब उल यामिनी ग्रंथ जो है वो उतबी की एक प्रमुख रचना में शामिल है। 38वां प्रश्न है, पॉलीगारो का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये एक प्रकार का किसान विद्रोह था। ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, असम। तो पॉलीगारो विद्रोह जो है वो मुख्य रूप से तमिलनाडु क्षेत्र में हुआ था। तमिलनाडु क्षेत्र में नई भूमि व्यवस्था लागू की गई जिसका विरोध वहां के किसानों ने किया और ये 1801 से लेकर के 1856 तक चला और इस विद्रोह को पॉलीगारो विद्रोह के नाम से जाना जाता है। आते हैं 39वें प्रश्न की ओर। कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है रहमतुल्लाह सह्यानी, विशन नारायण धर, अंबिका चरण मजूमदार, गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपको पता है कि पहली बार राष्ट्रगान जो है 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और इस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो विशन नारायण धर द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो है जनगण मन की रचना की गई थी और इसे विशन नारायण धर की अध्यक्षता में आयोजित कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में पहली बार गाया गया था। 40वां प्रश्न है, लंदन में कर्जन वायली की हत्या का संबंध है मदन लाल ढींगरा से, अरविंद घोष से, उधम सिंह से, सोहन सिंह भकना से। तो लंदन में जाकर के जो कर्जन वायली की हत्या की गई थी वो की गई थी मदन लाल ढींगरा के द्वारा। 1909 को लंदन में क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वायली यानी भारत सचिव मार्ले के सलाहकार जो थे उनकी हत्या कर दी थी। इसके अलावा 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन की विशेषता नहीं थी? तो आपको पता है 1942 भारत छोड़ो आंदोलन भारत का सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन माना जाता है। तो इसका ऑप्शन है हिंसात्मक कार्यवाहियां, समानांतर सरकारें, स्वतः स्फूर्त विद्रोह, इनमें से सभी। तो जो इसमें शामिल नहीं है तो ये सभी के सभी जो है वो शामिल थे, इसलिए इसका जो आंसर है इनमें से सभी जो है वो सही होगा, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1942 में उसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं ये थी कि ये हिंसात्मक हो गया था गांधी जी के द्वारा शुरू करने के बावजूद भी। इसमें कई समानांतर सरकारें जो है स्थापित की गई थी। स्वतः स्फूर्त इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें जितने भी प्रमुख बड़े नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बावजूद भी ये विद्रोह चलता रहा। और भूमिगत कार्यवाहियां यानी कई ऐसे संगठन थे जो भूमिगत होकर के वो इस आंदोलन में भाग ले रहे थे, जैसे जयप्रकाश नारायण जी जो द्वारा जो है आजाद दस्ता बना करके भूमिगत होकर के कार्यवाही की जा रही थी। 42वां प्रश्न है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, एनी बेसेंट, एम.आर. जयकर। तो इसका सही उत्तर जो है वो बी.आर. अम्बेडकर है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि बी.आर. अम्बेडकर के साथ साथ तेज बहादुर सप्रू भी वो नेता थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अम्बेडकर जी ने इसमें अपने दल इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी तथा सप्रू जी जो है वो लिबरल पार्टी की ओर से इसमें भाग लिए थे, जबकि गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 43वां प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है अश्वघोष, वसुमित्र, महाकश्यप, मोगलीपुत्र तिस। तो इसका जो सही उत्तर है वो है वसुमित्र। आपको पता है कि 4 बौद्ध संगतियां हुई थी जिसमें से चौथा बौद्ध संगति जो था वो कश्मीर कुंडल वन में हुआ था, जिसको कनिष्क के द्वारा प्रायोजित किया गया था, यानी कनिष्क उस समय राजा थे और इसमें वसुमित्र की अध्यक्षता में ये बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। इसमें बौद्ध धर्म जो है वो 2 भागों में डिवाइड हो गया था, जिसे एक भाग को महायान तथा दूसरे भाग को हीनयान नाम दिया गया था। 44वां प्रश्न, राष्ट्रीय आय को मापने के लिए वर्तमान में आधार वर्ष का उपयोग किया जाता है, वो कौन सा आधार वर्ष है? ऑप्शन है 2010-11, 2011-12, 2014-15, 2017-18। तो राष्ट्रीय आय को मापने के लिए जो आधार वर्ष अपनाया जा रहा है वो 2011-12 को अपनाया जा रहा है और काफ़ी समय से इस संबंध में प्रश्न पूछा जाता है।
45वां प्रश्न है, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ऑप्शन है तृतीय, चतुर्थ, पंचम और छठी। तो सबसे पहली बार जो गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। हालांकि छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कर दिया गया था, यानी गरीबी उन्मूलन 5वीं पंचवर्षीय योजना, जबकि गरीबी हटाओ पूछा जाएगा तो छठी पंचवर्षीय योजना में इसका नारा दिया गया था। हालांकि अभी तक भारत से गरीबी समाप्त नहीं हुई है। 46वां प्रश्न है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो ऑप्शन है आपके 32 मीटर, 10 मीटर, 17 मीटर, 34 मीटर। प्रतिध्वनि की मतलब होता है कि यानी हम किसी आवाज़ को निकालते हैं तो वह दूरी जहां से टकरा करके आवाज़ पुनः हमें सुनाई देगी, इसलिए यह दूरी स्थल कितना दूर होना चाहिए। तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो दूरी टकरा करके आने के लिए न्यूनतम दूरी है वो 17 मीटर निर्धारित है। यदि 17 मीटर दूरी पर कोई वस्तु होगी और वहां से टकरा करके आवाज़ आएगी तभी हम प्रतिध्वनि सुन सकते हैं। इसके अलावा प्रतिध्वनि का प्रभाव जो है हमारे कानों पर 1/10 सेकेंड तक रहता है, यानी यह टकरा करके आने वाली आवाज़ 1/10 सेकेंड के बाद आनी चाहिए, तभी इसे सुना जा सकता है। 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से वेबर किसकी इकाई है? ऑप्शन है विद्युत प्रवाह, चुंबकीय प्रवाह, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका सही उत्तर जो है वो चुंबकीय प्रवाह है। चुंबकीय प्रवाह का जो मात्रक है वो वेबर है। इसके अलावा जो बात करें तो चुंबकीय प्रवाह वेबर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो टेस्ला मानी जाती है और चुंबकीय क्षेत्र का जो है वो गॉस होता है। आते हैं 48वें प्रश्न की ओर। पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन है फूल, फल, जड़, तना। तो जो हल्दी का पार्ट हम लोग यूज में लेते हैं वो वास्तव में तना कहलाता है और इस तना पार्ट का ही मूल रूप से उपयोग में लिया जाता है। ये छोटे छोटे रेशे जो है वो जड़ कहलाते हैं, जबकि ये हल्दी का पार्ट जो है वो तना कहलाता है और उसके ऊपर के पार्ट ये पत्तियों के रूप में उपयोग में आते हैं। आते हैं 49वें प्रश्न की ओर। किस वंश के शासकों ने सर्वप्रथम शीशे के सिक्के जारी किए? कुषाणों ने, शकों ने, सातवाहनों ने, इंडो ग्रीक शासकों ने। तो शीशे के सिक्के जो है वो जारी किए गए थे सातवाहनों के द्वारा। आपको पता भी होगा कि पोटीन सिक्के आदि जो है वो सातवाहनों के द्वारा जारी किया था और यह आंध्र सातवाहन के नाम से जाने जाते थे और यह जो है एक मातृसत्तात्मक सत्ता के रूप में भी इस वंश को जाना जाता था। तो सातवाहन शासकों ने सबसे पहले शीशे के सिक्के चलाए थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने चांदी, तांबा, पोटीन आदि सिक्के भी चलाए। इन सिक्कों पर मछली, जहाज, शंख के चित्र जो है मिले हैं। 50वां और लास्ट प्रश्न है, उलन बटोर निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? ऑप्शन है कोमोरोस, मंगोलिया, सेशेल्स, मेडागास्कर। तो उलान बटोर जो है वो राजधानी है मंगोलिया की और मंगोलिया की ये राजधानी है और मंगोलिया का जो अधिकांश जनसंख्या है वो इसी क्षेत्र में निवास करता है और यह मंगोलिया का सबसे बड़ा जो है वो शहरी क्षेत्र है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये प्रश्न श्रृंखला आपको पसंद आया होगा। अगर